प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मिक आदर, आभार, अभिवादन, नमस्कार। मैं गुलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। आज दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए प्रयोगवाद और नई कविता के संदर्भ में भवानी प्रसाद मिश्र को अध्ययन करने जा रहा हूँ। चलिए भवानी प्रसाद मिश्र का अध्ययन और अनुशीलन आज करते हैं। इस इकाई की जो रूपरेखा है यह हम लोगों का 22वां वीडियो है। 22वां वीडियो, ठीक। इसके पहले हम लोग 21 बना चुके हैं। उद्देश्य, प्रस्तावना, कवि परिचय, जीवन परिचय, रचना आकार, व्यक्तित्व, कृतियाँ देखेंगे। काव्य संवेदना के अंतर्गत काव्य अनुभूति देखेंगे। कविता की मूल्य दृष्टि, ठीक, मानव और प्रकृति देखेंगे। जनजीवन के संघर्षों की बाड़ी, विसंगति और विडंबना, जीवन दर्शन, काव्य शिल्प, काव्य रूप, काव्य भाषा और सृजनात्मकता, काव्य प्रतीक और काव्यबिंब, लय और छंद, काव्य वाचन और सौंदर्य सहित व्याख्या, ठीक। फिर मूल्यांकन करेंगे। विचार, संदर्भ और शब्दावली देखते हुए कुछ उपयोगी पुस्तकें देखेंगे कि जिसके माध्यम से हम लोग भवानी प्रसाद मिश्र को अच्छी तरह से अध्ययन और अनुशीलन भवानी प्रसाद मिश्र का कर सकें, ठीक। चलिए उद्देश्य सर्वप्रथम देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य देखिए। उद्देश्य इस इकाई को पढ़ने के बाद छायावादोत्तर कविता की पृष्ठभूमि में भवानी प्रसाद मिश्र की काव्य संवेदना से साक्षात्कार कर सकेंगे। कवि परिचय, मतलब भवानी प्रसाद मिश्र का परिचय जान सकेंगे। रचनाकार और व्यक्तित्व के बुनियादी सरोकारों से परिचित होने के साथ उनकी कृतियों के विषय में बता सकेंगे। कवि की काव्य अनुभूति की बनावट में गांधी विचार दर्शन की भूमिका से परिचित करा सकेंगे। नई कविता के अनास्थावादी तेवर से अलग हटकर आस्थावादी मूल्यों की खुली वकालत के कारणों को बता सकेंगे। भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य स्वभाव, काव्य प्रेरणा, काव्य दृष्टि और उद्देश्य का परिचय दे सकेंगे। कवि की अभिव्यक्ति संपदा के सहज सौंदर्य की मार्मिकता से आत्मीय संवाद कर सकेंगे, ठीक। प्रस्तावना देखिए। प्रस्तावना, कवि जीवन के आरंभ से ही भवानी प्रसाद मिश्र छायावादी कविता की मूल दृष्टि और काव्य शिल्प के मुहावरे के प्रति विद्रोही बनकर काव्य सर्जना में प्रवृत्त हुए। उन्होंने अपनी कविता की स्वतंत्र राह स्वयं निर्मित की और किसी भी तरह की देसी विदेशी काव्य प्रवृत्तियों के अनुकरण से दूर रहें। उनके कवि मन का निर्माण वाल्मीकि, कालिदास, कबीर और सूर भारतेंदु और पंडित रामनरेश त्रिपाठी की स्वच्छंदता प्रिय दृष्टि ने किया। राष्ट्रीय जागरण ने उनकी सृजनात्मकता में देश प्रेम के संस्कारों को बलिष्ठ बनाया और मध्य प्रदेश की प्रकृति ने उनमें नया अनुराग पैदा किया। वे एक प्रकार से नर्मदा की तप्त त्याग धारा के परशुराम तेज वाले संत कवि हैं। इस आधुनिक संत कवि को सत्य कहने और लिखने में ही जीवन की सार्थकता दिखाई देती है। वे किसी भी साहित्यिक वाद के भीतर बनकर नहीं लिखते। दरअसल पराधीनता उन्हें किसी तरह की स्वीकार नहीं थी, न वाद की, न अंग्रेज की, न पराई भाषा की, न अभिव्यक्ति की, न पदसत्ता की। वे सदैव स्थापित व्यवस्था के विरोध में रहे। दलितों,
उपेक्षितों दुर्भाग्य के मारे ग्रामीण बच्चों के लिए उन्होंने सदैव संघर्ष किया। फलस्वरूप उनकी कविता आत्म अभिव्यक्ति के भीतर आत्मदान और आत्म प्रसार की कविता है। कहना न होगा कि इनमें इकबाल और निराला दोनों की अनुगुंज सुनाई देती है। ठीक, कवि परिचय देखिए यहाँ से। ठीक, हम लोग यह सब प्रयोगवाद और नई कविता के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। ठीक, कवि परिचय। कविवर भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 29 मार्च 1913 ईस्वी को टिगरिया जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ। उनके पिता सीताराम मिश्र संस्कारवान व्यक्ति थे और हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी तीनों का ज्ञान रखते थे। रात दिन रामायण का पाठ करते थे और बालक भवानी प्रसाद मिश्र मतलब भवानी प्रसाद को कविता सुनाते और याद कराते थे। भवानी प्रसाद की माँ गोमती देवी परोपकारी वैष्णव संस्कारों की महिला थी। मातृ संवेदनाओं और पिता के काव्य संस्कारों का प्रभाव भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य संस्कारों पर गहरा पड़ा। उनकी मानसिकता का गठन गांव, नदी, पर्वत से हुआ। छोटी सी जगह में रहता था, छोटी सी नदी नर्मदा के किनारे, छोटे से पहाड़ विंध्याचल के आंचल में, साधारण लोगों के बीच, एकदम घटना विहीन अविचित्र मेरे जीवन की कथा है। साधारण मध्यवित्त के परिवार में पैदा हुआ, साधारण पढ़ा लिखा और काम भी किए, वे भी असाधारण से अछूते। मेरे आसपास के तमाम लोगों की सी सुविधाएं असुविधाएं मेरी थी। नरसिंहपुर में रहे और पूरे देश को वहीं से पाया। सन 1934 से 35 में बीए किया और माखनलाल चतुर्वेदी से भेंट की। चतुर्वेदी जी का प्रभाव ऐसा पड़ा कि लिखना राष्ट्रीय जागरण का पर्याय बन गया। माखनलाल ने इनका नाम रखा बालमोहन पर अपने निर्णय से कि लिखना मतलब उस नाम से मुक्ति पाई। मैं बहुत छोटा उम्र में लिखना शुरू कर दिया था और जो लिखना शुरू कर देता है वह समकालीन साहित्य को पढ़ता है। प्रभा की फाइलें पढ़ डाली थी और कर्मवीर हमेशा पढ़ते थे। सरस्वती, चांद, सुधा, माधुरी और विशाल भारत के अध्येता थे। रचनाकार व्यक्तित्व। छायावदत्तर कविता में भवानी प्रसाद मिश्र का नाम अपनी अलग राह है और अलग काव्य खोज भाव चेतना के कारण एकदम विशिष्ट है। मुझ पर किन कवियों का प्रभाव पड़ा यह भी एक प्रश्न है, किसी का नहीं। पुराने कवि मैंने कम पढ़े, नए कवि को मैंने पढ़े, मुझे जचे नहीं। मैंने लिखना शुरू किया तब अगर श्री मैथिली शरण गुप्त और सियाराम शरण गुप्त को छोड़ दें तो छायावादी कवियों की धूम थी। निराला प्रसाद पंत फैशन में थे। मेरी कमबख्ती सरल मतलब मैथिली शरण गुप्त को मेरी कमबख्ती कविता बहुत नहीं भाग गई। अंग्रेजी स्वतंत्रतावाद के कवियों ने वर्ड्सवर्थ और ब्रॉडनिंग को खूब पढ़ा। इधर रविंद्रनाथ प्रिय कवि रहे। वाल्मीकि, कालिदास तथा भक्ति काल के संत कवियों में इनका मन रमा और यह प्रभाव इनके कवि कर्म पर साफ झांकता है। वर्ड्सवर्थ की एक बात उन्हें बहुत जची कि कविता की भाषा यथासंभव बोलचाल की भाषा हो। यह आदर्श उन्होंने अपने रचना कर्म में जीवन भर पालन किया है। देखिए एक उदाहरण, वे कहते हैं, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। भवानी प्रसाद मिश्र को सन 1943 में 3 साल की जेल हुई।
इसी बीच उन्होंने बंगला सीखी तथा बंगला साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथों का अध्ययन किया, किंतु वे भारतेंदु, मैथिली, शरणगुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन बालकृष्ण शर्मा उर्फ नवीन और पंडित रामनरेश त्रिपाठी की परंपरा के रचनाकार में रहे हैं। फलतः ईश्वर और आध्यात्म के चक्कर में कभी नहीं पड़े। जो मूर्त और प्रत्यक्ष मानव है वही उनके सृजन का लक्ष्य है। कविता में वही लिखा जो उनके काव्य अनुभव का विषय रहा। झूठी काव्य गप्य से सदैव दूर रहें। उनके काव्य तत्व पर नर्मदा और तप्त तेज के प्रतीक परशुराम की परंपरा का गहरा प्रभाव पड़ा। किसी भी वाद दर्शन या टेक्निक के प्रति आकर्षण नहीं रहा। संकल्प यही रहा है कि दर्शन में, अद्वैतवाद में गांधी और टेक्निक में सहज ही लक्ष्य मेरे बन जाए, यही कोशिश है। संकल्प यही रहा है कि दर्शन में, अद्वैतवाद में गांधी, टेक्निक में सहज ही लक्ष्य मेरे बन जाए, यही कोशिश है। भवानी भाई पत्रकारिता और कविता में गांधी विचार दर्शन के जीवन भर श्रद्धावान व्याख्याता रहे। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक बात गांठ कर बांध ली कि तुम्हारा आसान लिखना छूट न जाए, इसकी सावधानी रखना, किंतु यह भी ध्यान रखना कि आसान लिखना ध्येय नहीं है। ध्येय है लिखना मन की बात, भीतर की बात, भीतर से भीतर की बात, और वह इस तरह की वह न तो सूत्रबद्ध हो न भाष्य। जो मन में न समा सके उसे वाणी तक लाओ, किंतु जुबानदा राजी मत करो, कलम को जीभ मत बनने देना। इस संकल्प ने ही ब्रिटिश साम्राज्यवाद पर चोट की और प्राय तथा मार्क्स के आतंक से मुक्त रखा। गांधी के प्रेम, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह को हर कीमत पर काव्य अभिव्यक्ति दी और देशभक्ति के आंदोलन को निर्भय वाणी, गरीब, किसान, मजदूर जनता के जीवन भर संघर्ष किया, जनता के लिए जीवन भर संघर्ष किया और आपातकाल इमरजेंसी में सरकार की कटु आलोचना की। सच बात यह है कि भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य व्यक्तित्व एक खरे संत योद्धा के काव्य व्यक्तित्व का पर्याय रहा। उनका निधन 20 फरवरी 1985 को नरसिंह में हुआ। कृतियां देखिए, कुछ प्रसिद्ध कृतियां। मिश्र जी ने सन 1930 से काव्य सृजन शुरू किया और तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में खूब छपते रहे। कवि रूप में उनकी ख्याति 1940 तक फैल गई, पर एक बाद बहुत सी कविताएं दूसरा तार सप्तक 1951 में अज्ञे में छपी, जिसको पर्याप्त आदर मिला। प्रथम काव्य संग्रह गीत फरोश सन 1956 में प्रकाशित हो पाया। इस अकेले काव्य संकलन की कविताओं ने उनके कवि की धाक जमा दी। आधुनिक हिंदी कविता की विकास यात्रा का यह संकलन एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। गांधी विचार दर्शन से ओतप्रोत 500 कविताओं का संकलन गांधी पंचसती के नाम से आया। चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी, व्यक्तिगत, खुशबू के शिलालेख, परिवर्तन जिए, त्रिकाल संध्या, अनाज तुम आते हो, इंद नमम, शरीर कविता, फसलें और फूल, मान सरोवर दिन, संप्रति, तुकों के खेल, नीली रेखा तक, तूस की आग आदि अन्य प्रसिद्ध काव्य संकलन है। इन्होंने एक प्रबंध काव्य की रचना भी की है। कालजयी नामक यह प्रबंध कृति अशोक की कथा पर आधारित
होने से ऐतिहासिक प्रबंध काव्य की श्रेणी में आती है। इसमें ऐतिहासिक कथ्य कथा के माध्यम से कवि ने प्रेम अहिंसा के मानवीय मूल्यों की स्थापना की है। भवानी प्रसाद मिश्र का संपूर्ण काव्य सृजन मानवीय मूल्यों के विश्व दृष्टि का अक्षय भंडार है। देश और काल की सीमाओं को अतिक्रांत करते हुए वे प्रगतिशील चेतना के तेजस्वी रचनाकार हैं। कवि शीर्षक कविता में उन्होंने कहा है, कलम में अपनी साथ और मन की बात बिल्कुल ठीक कह एकाद यह कि तेरी भर न हो तो कह, और बहते बने सारे ढंग से तो वह। कहना न होगा कि अन्याय और अत्याचार के सक्रिय विरोध में खड़े इस कवि की वाणी में तलवार से भी पैनी धार है। भवानी प्रसाद मिश्र के जीवन का 5 पंक्तियों में आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, मतलब कुछ चर्चा कीजिए। काव्य संवेदना देखते हैं हम आगे। काव्य संवेदना मिश्र जी के चिंतन को अनुभूति में फेंट कर प्रस्तुत करने में दक्ष हैं। मिश्र जी चिंतन को अनुभूति में फेंट कर प्रस्तुत करने में दक्ष हैं। नतीजा यह है कि उनकी अभिव्यक्ति में भाव उष्मा के साथ आत्मविस्तार और आत्म परिष्कार के तत्व प्रधान रहते हैं। मूलतः उनकी काव्य संवेदना में गांधी विचार दर्शन के साथ आत्मविस्तार और आत्म परिष्कार के तत्व प्रधान रहते हैं। मूलतः उनकी काव्य संवेदना में गांधी विचार दर्शन के मूसलाधारों का विस्फोट है, और यह विस्फोट गीतात्मक है। नई कविता में वे एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी काव्य अनुभूति में किसान, मजदूर, बच्चे और नारी, इन सभी की समस्याओं का दर्द संवेदना में जब्त होकर सहजता से बोलता है। उन्होंने अपनी काव्य अनुभूति का संस्कार स्वाधीनता आंदोलन की मुक्ति चेतना से किया है। अंग्रेज और अंग्रेजियत, पूंजीवाद और उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और रूसी साम्यवाद सभी पर चोट की है। उनका कथन है, मैंने अपनी कविता में प्रायः वही लिखा जो मेरी ठीक पकड़ में आ गया। दूर की कौड़ी लाने की महत्वाकांक्षा भी मैंने कभी नहीं की। बहुत मामूली रोजमर्रा के सुख दुख मैंने इनमें कहे हैं जिनका एक भी शब्द किसी को समझना नहीं पड़ता। शब्द टप टप टपकते हैं फूल से, सही हो जाते हैं मेरी भूल से। लोक जीवन की खरी संवेदना ही उनकी काव्य वस्तु का मूलाधार है। काव्य अनुभूति में लोक वेदना का यही संसार घुमड़ता रहता है। जैसे उनकी इस पंक्ति में देखिए, इन पंक्तियों में, तंग गलियों में कहीं बच्चे खड़े हैं, लाल है पर भाग पत्थर से अड़े हैं, धूल से हीरे नहीं अब धूल हैं ये, फूल जंगल के नहीं अब सूल हैं ये। ठीक, यह काव्य अनुभूति उस व्यवस्था और सत्ता की विसंगतियों पर व्यंग करती है जिसमें बच्चे तक दरिद्रता में मर जा रहे हैं। उनका बचपन सिसक रहा है, हाय रे बचपन तलक सुख से न बीता, वाह रे दरिद्र तूने खूब लूटा। ठीक, उन्होंने झोपड़ी और महलों की लड़ाई को समझते हुए लिखा है कि यदि झोपड़ी मिटेगी तो महल भी नहीं बचेगा। वे लिखते हैं, एक दिन होगी प्रलय भी मत रहेगी झोपड़ी, मिट जाएगा नीलम निलय भी। पूंजीपतियों, मुनाफाखोरों, देशद्रोहियों के खून सने जबड़ों की उन्हें सच्ची पहचान है। इसलिए उनकी काव्य अनुभूति का दर्द सच्चा है। व्यंग और उक्रोक्ति से कभी मन खौलता मिलता है। देखिए, कहते हैं, आप सभ्य हैं क्योंकि धान से भरी आपकी कोठी, आप सभ्य हैं क्योंकि वक्त पर कटाव देते बोटी,
उनके गांधी दर्शन की काव्य अनुभूति में हर सत्य को निर्भयता से कहने की गजब की ताकत है। आपातकाल के दिनों में वे त्रिकाल संध्या लिखते हैं और सत्ता के क्रूर चरित्र को उधेड़ कर रख देते हैं। नई कविता में उनकी काव्य अनुभूति का तेवर कबीर नुमा रहा है। बैनों के बाण मार कर वे हर जोखिम झेलने की तैयारी करते हैं। उनकी काव्य अनुभूति में प्रकृति की लय है। भारतीय जीवन की संत लय ने उनकी कविताओं में स्थान पाया है। गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, शब्दों के तल पर, घर की याद, त्रिकाल संध्या, नीली रेखा तक, सूस की आग आदि उनकी ऐसी श्रेष्ठ कविताएं हैं। उनकी काव्य यात्रा अंत तक गांधी जी के विचारों का काव्य अनुवाद करती रही है। हालांकि आज़ादी के बाद की निराशा, लूट का अंधेरा उनकी काव्य अनुभूति में दर्द बनकर बना रहा है, किंतु इस काव्य अनुभूति में अस्तित्ववादी दर्शन की वह अनास्थावादी दृष्टि नहीं है जिससे नई कविता के अधिकांश कवि समझौता किए रहे हैं। वे मानवीयता और अखंड आस्था के भारतीय कवि हैं। इसलिए उनकी कविता काव्य अनुभूति में भारतीय लोक जागरण की परंपरा बिजली सी कौंध रही है। अहिंसा की प्रेम धारा का पवित्र जल इस काव्य अनुभूति को सींच कर शक्ति दे रहा है। यहाँ कविता में नर्मदा का परशुराम तेज तड़पता है और कविता का स्रोत सतपुड़ा की कठोर चट्टानों को फोड़ कर उमड़ पड़ता है। भवानी प्रसाद मिश्र भावाडंबर, बौद्धिक दुरूहता, व्यक्तिवादी चिंतन के रचनाकार नहीं है। बृहत्तर मानव समाज से कटने वाली अनुभूति का उनके लिए कोई मूल्य नहीं है। कविता की मूल दृष्टि देखिए। कविता की मूल दृष्टि, उनकी कविता का प्रधान मूल्य है मानव की मुक्ति, शोषण मुक्त सामाजिकता, गंवई संवेदना की भाव भूमि का खारापन, संत भाव की करुणा और गांधी विचार दृष्टि की मूल्य चेतना। इन जीवन मूल्यों को उन्होंने सूझ कर कमाया है। इन्हीं मूल्यों की रक्षा के लिए उन्होंने अंग्रेज पर चोट की है और सत्ता के साणों को काबू में करने वाली नकेली डालनी चाहिए है। जन के संबोधन और प्रश्नानुकूलता इस काव्यात्मक में बहुत हैं और यह इस बात का प्रमाण है कि वे सामाजिकता की व्यापक भूमि पर कविता को रचते हैं। उन्होंने बार बार दोहराया है, सच कहो कवि की आत्मा से पूछ कर, सच कहो कभी मन की किसी का भय करो। सच कहो कभी आत्मा से पूछ कर, सच कहो कभी मन किसी का भय करो। ठीक, यहाँ आत्मा शब्द से डरने की जरूरत नहीं है। भारतीय दर्शन का यह शब्द यहाँ अंतर्मन के अर्थ में आया है, आत्मा के दार्शनिक चिंतन प्रपंच को लेकर नहीं। उनकी कविताओं में गांव की गरीबी और खेतिहर किसान की पीड़ा है, फिर भी कहा यही है, सहो और बेहतर बातों के लिए रहो, सहो। उनके काव्य के मूल्य गांधी विचार दर्शन में घुले खादी के मूल्य हैं। एक प्रकार से यह खादी की कविता है जिसमें एक संस्कृति का इतिहास बोलता है। वे भोले कवि हैं पर शंकर का क्रोध उसमें रंग दिखा देता है, इसलिए उनके काव्यों के बोलों का असरदार हाशिया है। और न जाने क्या क्या बोला पिछले साल भवानी भोला। इस कविता की स्वाधीनता परक मूल्य दृष्टि और प्रेरणा शक्ति पर माखनलाल चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी और बालक
कृष्ण शर्मा नवीन तीनों की छाप हैं। उन्होंने नए मानव की हर बात कही है, पर ऐसे सांचे में ढाल कर कि उसके भीतर छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता का सांचा छोटा पड़ा है। फलतः कविताओं में उनका बल नई पर कम, कविता पर ज्यादा है। वे कहते हैं, अगर गा न पाए तो हल्ला करेंगे, इस हल्ले में मौत आ गई तो मरेंगे। गांधी पंचसती से। ठीक। जनजीवन का हर कोना वे छानते हैं, हर आंखों के आंसू पर उनकी दृष्टि अटकी है और सत्ता की हर हरकत पर उनकी लेखनी ताकत तलवार की तरह चली है, तलवार की तरह चली है। मानव और प्रकृति, मानव और प्रकृति। इस कविता के सौंदर्य संसार में मानव तथा प्रकृति दो नहीं है, दोनों में अद्वैत है। यही उनके चिंतन का व्यापार काव्यात्मक अद्वैतवाद है। वे नदी की तरह बहना, फूल की तरह खिलना, धूप की तरह फैलना चाहते हैं। विंध्य पर्वत और नर्मदा केवल उनमें विस्तार पाए हुए हैं। मध्य प्रदेश की आदिम जातियां जिन वनों में रहती हैं, उन सतपुड़ा के वनों में उनकी दृष्टि का प्रवेश है। फलतः जन मन से एकाकार होकर ही इस कविता में शक्ति आई है। वे ऐसा गांव देखते रहे हैं। देखिए, गांव जिसमें झोपड़ी है, घर नहीं है, झोपड़ी की फटकारियां है, दर नहीं है, धूल उड़ती है, धुएं से दम घुटता है, मानव के हाथ से मानव लुटता है। इस कविता में जो मनुष्य परिभाषित हुआ है वो एकदम मस्त, निर्भय, श्रमी है, श्रमी आदमी है। भवानी भाई के काव्य में प्रकृति की संवेदना का विस्तार है। फूल, पत्ते, नदी, मानव, मैदान, पर्वत, लताएं, जंगल, खेत, पशु, पक्षी, यह सब मिलाकर बनते हैं, यह सब मिलाकर बनते हैं उनका काव्य संसार। कालिदास का मन इस कवि में नए ढंग से खुलता है। मेघ, बूंद, धूप सबके साथ उनका सौंदर्य वो तदाकार है। आधुनिक भावबोध के इस कवि के लिए यह एक आंतरिक जरूरत थी कि वह प्रकृति की मुक्तता में अपनी वैयक्तिक स्वाधीनता और सामाजिक स्वाधीनता की खोज करे। इस मुक्तता कांक्षी कवि के लिए प्रकृति की स्वच्छंदता का आकर्षण इसलिए भी था कि वह रूढ़ियों को तोड़कर चैन से जीवन जी सके। इसलिए भवानी प्रसाद मिश्र ने अपने प्रकृति प्रेम को देश प्रेम में एकाकार कर दिया है। इस प्रेम का आत्म प्रसाद देश में मनुष्य, नदी, पर्वत, निर्झर, सरोवर, फूल, पत्ते, लता, गुल्म, पशु, पक्षी सभी तक है। भवानी प्रसाद मिश्र मानते हैं कि फूल हमारे वनस्पति जगत की संवेदनात्मक पहचान है, संवेदनात्मक पहचान है। प्रकृति सृजन के लिए पतझड़ के बाद नव पल्लवन करती है। पल्लव में फूल और फल आते हैं। फूल, बात यह है कि हमारी सांस्कृतिक अवधारणा में पेड़ पौधे कई अर्थों में मनुष्य के साथ है। पुराने पत्तों का झड़ जाना, जीर्ण संस्कारों से मुक्ति पाना है। पुनः नए पत्तों का आना, नए जीवन का उदित होना है। पूजा में नए पत्तों और फूलों का महत्व इसलिए अधिक है कि यह प्रकृति सुंदरी के मनोभाव को व्यक्त करते हैं। केवल फूल ही चढ़ा दे तो पूरी प्रजा संपन्न हो जाती है। लगभग परंपरा मानती है कि फूल आकाश तत्व है। फूल चढ़ाकर हम अपने लघु अस्तित्व
किसी महतर के प्रति अर्पित कर देते हैं। भवानी भाई अपनी कविता में इस प्रकृति संदर्भ को जगह जगह अभिव्यक्ति देते हैं। वे कहते हैं, फूल लाया हूँ कमल के, क्या करूं इनका, पसारे आप आंचल छोड़ दूं हो जाए जी हल्का। भवानी भारतीय कविता का प्रसिद्ध उपमान कमल का फूल है। यहाँ तक कि हमारे देवी देवता कमल नयन, राजीव लोचन, कमलासन, कर कमल और पद कमल हैं। उनके मुख में कमल की गंध है, आँखों में कमल का रंग है, आकार है, हाथ में कमल की जागरूकता और चरणों में कमल की गति है। कमल में भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग तीनों प्रकार का एकांतवास है। साधना से साधक कमल को हृदय में खिलाता है। पार्वती के हाथ में लीला कमल है, पूजा लाल कमल है, वही लीला कमल कह रहे हैं, लीला कमल है। पूजा में घट जाने पर कमल की राम का दक्षिणी नयन है। विष्णु की दाहिनी आंख सूर्य है। कमल सूर्य से खिलता है। मूल बात यह है कि हमारी जातीय चेतना कमल से पड़ी है। यहाँ तक कि प्रत्येक ऋतु का एक अलग फूल है। शरद का कमल है, वसंत का कुरबक मतलब कुनबर्रा जिसे हम कहते हैं गांव में, ठीक, कुमुदनी कह सकते हैं, कुरबक, ठीक, धान के खेतों में अक्सर पानी वाले खेतों में उगता है, तालाब उलाब में। इन सभी फूल प्रतीकों में हमारी सौंदर्य बोध की अवधारणा के बीच भाव मौजूद है। स्वाधीनता आंदोलन के दिनों में फूल के साथ उत्सर्ग और अर्पण का देशभक्ति भाव जुड़ गया। भारतेंदु श्रीधर पाठक, माखनलाल चतुर्वेदी की इसी भाव परंपरा में भवानी प्रसाद मिश्र के प्रकृति प्रेम को देखा जा सकता है। विशेष बात यह है कि मिश्र जी की इस भाव परंपरा में मिश्र जी की कविता में कालिदास की तरह जल बहुत है। जल के प्रतीक अनेक हैं। यहाँ नर्मदा का जल भीतर के तत्व का प्रवाह है, ठीक। नदी का भारतीय संस्कृति में गुणगान बहुत है। संस्कृति में इसका महत्व क्यों है? कारण नदी हमारी पूरी जीवन प्रणाली रही है। नदियाँ ही नाड़ी हैं जो भौगोलिक एकता को बनाए रखती है। नदियों का जल हमारी समष्टि चेतना का अविरल प्रवाह है। फिर भवानी भाई के काव्य की प्रेरणा की नदी नर्मदा है। नर्मदा कुमारी नदी है, इसलिए बहुत प्रबल है और अनियंत्रित भी। फिर यह गंगा के से विपरीत दिशा में बहती है। नर्मदा क्रोध, तप्त और टकराव की धारा है। नर्मदा का इतिहास परशुराम से जुड़ा है। इसी नदी की चोट से पत्थर संकर हो गए। इसके रोड़ों से ओकारेश्वर बनाए गए। यदि हम नर्मदा की उपेक्षा करेंगे तो हमारी प्रवाह धर्म संस्कृति के मूल्य चूक जाएंगे। हमारा संस्कृति मन बीमार और विकृत हो जाएगा। इसलिए भवानी प्रसाद के काव्य में आने वाली नदी नर्मदा का विस्तृत अर्थ है और गहरा भी। नर्मदा नदी के इस भावार्थ की उपेक्षा करने पर हम भवानी प्रसाद मिश्र के काव्यार्थ को नहीं समझ सकते, क्योंकि उनकी कवि मानसिकता का निर्माण इसी नदी की भावभूमि ने किया है। भवानी प्रसाद मिश्र का प्रकृति के प्रति विशेष लगाव रखना व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आकांक्षा का तो प्रतीक है ही, वह मानव की प्रकृति स्वाधीनता का भी संदेश रूप है।
मिश्र जी का प्रकृति सौंदर्य की महिमा का गान करना, प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता मानना वाल्मीकि कालिदास की परंपरा का प्रभाव भी है। स्वयं रविंद्रनाथ को नया आलोक प्रकृति से ही मिला था। भवानी प्रसाद मिश्र पर रविंद्रनाथ की निर्झर स्वप्नभंग कविता का असर दूर तक मिलता है। रविंद्र उनके प्रिय कवि थे। निराला का बादल राग, केदारनाथ अग्रवाल की कविता घन गरजे जन गरजे की धमक भी भवानी प्रसाद मिश्र की काव्य चेतना पर सीधी छाप छोड़ती रही है। विंध्याचल सतपुड़ा का परिवेश उसमें रचा बसा पचा है और इसे उनका काव्य विविध रूपों में चित्रित करता रहा है। जनजीवन के संघर्षों की वाणी, जनजीवन के संघर्षों की वाणी मूलतः भवानी प्रसाद मिश्र की संवेदना गांवी संवेदना है। मतलब भवानी प्रसाद मिश्र गांव की संवेदना के कवि हैं। जनजीवन की विषमता अडम्बनाओं विसंगतियों को वे वाणी देते हैं। उनके गांधीवादी स्वर में साम्यवादी आक्रोश शुरू से ही रहा है। यदि श्रमिक के श्रम को हड़पने का यह लूट तंत्र चलता रहा तो जन क्रांति हो जाएगी। दूसरा तार सप्तक में प्रलय कविता इसी मनोभूमिका को व्यक्त करती है। देखिए प्रलय की पंक्ति, एक दिन होगी प्रलय भी, मत रहेगी झोपड़ी, मिट जाएंगे नीलम नीलय भी। यदि श्रम का सही बंटवारा न हुआ होता तो हिमालय की बर्फ से आग फूट पड़ेगी। बर्फीली सतह अन्यायी का खून पीकर लाल हो जाएगी। और देखिए कहते हैं, काल होगी तारड़ी गंगा, तरजा ब्याल होगी और शिव होंगे न शंकर, कंठगन जय माल होगी, कर्ण पाओगे हमें आश्वस्त, जननी का अभय भी एक दिन होगी प्रलय भी। प्रलय से पंक्ति है। ठीक, भारत में आज़ादी के सूर्य उनके उदित होने के बाद भी गांव में अंधेरा है। छोटे छोटे बच्चे अभाव और भूख, अशिक्षा और शोषण के बर्बाद हो रहे हैं। शोषण में बर्बाद हो रहे हैं। खेतिहर किसान मजदूर फसलों को उगाकर भी भूखा है। थोड़े से सफेद पोश लोग रंग, भाषा, नस्ल, जाति और व्यवस्था के साम्राज्यवादी हितों को पाल कर भोग रहे हैं। शोषण के सांप की जीभ बढ़ती ही जाती है, उसका कोई अंत नहीं है। इस गरीब जनता की व्यथा के लिए मिश्र जी की कविता में व्याप्त मानवतावाद एक मूल्यवान जीवन दृष्टि है। भारत के आपातकाल के दिनों में वे त्रिकाल संध्या की कविताएं लिखते हैं और सत्ता के जुल्म जोर को खुली चुनौती देते हैं। सत्ता हथिया कर जो सभ्यता, संस्कृति और शांति का नारा लगाता है, जनता को गुमराह करता है, यह कविता उसके विरोध में खड़ी होती है। माखनलाल से भवानी प्रसाद मिश्र ने यही सीखा है कि वे देश और जनता के लिए सत्ता को खुली चुनौती देते हैं और उनकी कविता अन्याय के प्रति एक तेज ललकार बन जाती है। उनकी कविता में झूठी करुणा का नाटक नहीं है, उसमें कवि का युग संघर्ष बोलता है। विसंगति और विडंबना, विसंगति और विडंबना। देखिए भवानी प्रसाद मिश्र की सृजनात्मकता में विद्यमान विसंगति और विडंबना को लेकर नई कविता के कवि आलोचक अज्ञे जी ने लिखा है कि वे गंभीर से गंभीर बात को निहायत सरल, सादा, स्पष्ट और गंभीर ढंग से कहने की कला में दक्ष हैं। गंभीर विषय को वस्तु बनाते समय उन्हें प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे डाली पर फूल खिलता है वैसे ही उनकी कविता प्रकृति भाव भूमि से उपजती है। व्यंग और वक्रोक्ति की पैनी धारा का भरपूर वार भी वे काफी सधे हाथों
से करते हैं। उनकी कला का यह आदर्श गीत फरोश कविता में देखा जा सकता है। गीत फरोश कविता में देखा जा सकता है। इस कविता को लेकर अज्ञे जी ने लिखा है, मैं इस बात को कुछ दूसरे ढंग से कहूँ। नाटकीयता तो खैर इसमें है, पर असल विशेषता यह है कि इसकी गंभीर बातों को हल्के ढंग से कहा गया है। नई कविता में यह भी है और इससे ठीक उल्टा भी है। बहुत हल्की बात को गंभीरता से कहना या कम से कम चमत्कार पूर्वक कहना, या कह लीजिए छोटी बात में से चमत्कार खोज लेना, बल्कि उसका एक सिद्धांत यह हो सकता है कि छोटी बात कोई है ही नहीं, उसे देखने में ही सारा चमत्कार निहित है। आधुनिक साहित्य एक परिदृश्य, पृष्ठ संख्या 152 पर अज्ञे ने भवानी प्रसाद मिश्र के विषय में उक्त कथन लिखा है। विषय को प्रस्तुत करने की अदा तो गीत फरोश में है, पर कविता पूरी तरह विषय वस्तु पर केंद्रित है। रूप का चमत्कारिक रुझान उसमें नहीं है। इस बात को कविता के नए प्रतिमान पृष्ठ संख्या 65 पर डॉक्टर नामवर सिंह ने स्वीकार करते हुए कहा है कि इसका कवित्व एक गंभीर बात है जो निहायत अगंभीर ढंग से कहने में है, और यह अगंभीरता कविता के स्वर टोन में है। गंभीरता के आडंबर में भवानी प्रसाद मिश्र काव्यात्मकता को गायब नहीं करते। ज्ञान उनके लिए बोझ नहीं है, सहज प्राप्त संप्रेषण है। नई कविता में विसंगति विडंबना के दृश्य दिखाने के लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, श्रीकांत शर्मा, विजय देव नारायण शाही, शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ सिंह इस तकनीकी का प्रायः प्रयोग करते रहे हैं और इन सभी को इन प्रयोगों में सफलता मिली है। नितांत भिन्न और असंबद्ध समझी जाने वाली वस्तुओं का एक कवि सफल ढंग से संयोजन कर देते हैं और एक नया अर्थ सूर्य निकल पड़ता है। हिंदी के कवि क्रीड़ा कौशल का खूब और अनेक रूपों, मुद्राओं, स्थितियों, प्रकरणों, मिथकों में उपयोग कर लेते हैं, पर इन सभी में सामंजस्य से ज्यादा द्वंद्व है और तनाव का भी भीतरी परिवेश। इसलिए यह कविता एक नई मन स्थिति का जटिल बिंब है, एक नए राग संबंध का नया उद्घाटन। किंतु भवानी प्रसाद की ईमानदारी यह है कि वे दूर की कौड़ी लाने के लिए नहीं भटकते। उन पर पश्चिम का ऋण नहीं है और वे अस्तित्ववाद अनुभूति को पास नहीं फटकने देते। उनकी अनुभूति की प्रामाणिकता भारतीय परंपरा के मूल स्रोतों से जुड़कर ही सिद्धि पाती है। जीवन दर्शन देखिए, वास्तव में मिश्र जी का जीवन दर्शन गांधी विचार दर्शन पर केंद्रित है। जीवन के छिछले हल्के विकृत बाह्य भौतिकवादी मूल्य उनकी कवि दृष्टि को परितोष नहीं दे पाते। गांधी पर लिखी अपनी अनेक कविताओं में उन्होंने साम्यवादी मित्रों को संबोधित करते हुए कहा है कि गांधी विचार दर्शन को प्रगतिगामी दृष्टि घोषित करना अपनी सांस्कृतिक परंपरा से ही मुंह फेर लेना है। कारण गांधी विचार दर्शन में हमारी संत परंपरा कबीर, नानक, रैदास, तुलसीदास का विचार प्रदीप्त है। हमारे स्वाधीनता संग्राम के अंतिम दौर ने भी यही सिद्ध किया है कि गांधी ही भारत के गरीब जनता के सच्चे जननायक थे और उन्होंने एक खास ढंग से जनता को संगठित करके ब्रिटिश साम्राज्यवाद के पैर उखाड़ दिए। गांधी ने जाति, धर्म, संप्रदाय, रंग, वर्ग, वर्ण आदि से ऊपर उठकर उन आकांक्षाओं को साकार किया और हमारे इतिहास की दिशा ही बदल दी। उन्होंने सिद्ध किया कि अहिंसा, प्रेम और सत्याग्रह में जो ताकत है उसके सामने हिंसा, तोप, तलवार, बम की शक्ति तुच्छ है। गांधी आधुनिक भारत की मुक्ति और लोक मंगल की सिद्धि हैं। हमारा दुर्भाग्य यह रहा है कि हमने अपनी हर चीजों को तुच्छ मानकर पश्चिम का मुंह ताका है और अपनी सभी समस्याओं का हल पश्चिम से मांगा
है, पर पश्चिमी हमारी समस्याओं का हल नहीं दे सकता, क्योंकि हमारी सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा पश्चिम से भिन्न है। अपने इतिहास के हाशिए में ही हम अपनी समस्याएं हल कर सकते हैं। मिश्र जी ने बराबर कहा है कि लेकर समुचित मानवता की परंपरा में अब तक के सबसे सीधे साधे निर्भय और स्नेही आदमी गांधी का नाम। उनका प्रबंध काव्य काल ही अशोक की ऐतिहासिक कथा के माध्यम से गांधी विचार दर्शन की महत्व प्रतिष्ठा करता है। सच बात यह है कि नई कविता के मध्यवर्गीय अंतरधारा में गांधी विचार प्रवाह से जो काव्यात्मक तेज उत्पन्न हुआ है, उसकी सबसे अधिक विश्वसनीय अभिव्यक्ति मिश्र जी के काव्य में हुई है। गांधी विचार चेतना के वे नई कविता के प्रतिनिधि कवि हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की काव्य अनुभूति पर विचार कीजिए और 7-8 पंक्ति हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, काव्य शिल्प देखते हैं। काव्य शिल्प भवानी प्रसाद मिश्र को चमत्कृत करने वाले कृत्रिम काव्य शिल्प का मोह नहीं है। उनकी नैसर्गिक प्रतिभा में सृजनात्मकता सहज स्वच्छ रूप में निखर पाती है। उनके काव्य का मुहावरा किसी भी पूर्ववर्ती या समकालीन कवि का न तो अनुकरण है न मेल खाता है। उन्होंने कविता को आम आदमी का संवाद बनाया है। उनमें बोली की लय का संगीतात्मक राग बजता है। उनके कहने की अदा एकदम मौलिक, अद्वितीय और सहज स्फूर्त है। उनके अंदाजे बयां और में व्यंग और कथन भंगिमा की विचित्रता का विशेष महत्व है। उनकी काव्य शैली नितांत उनकी है, जिसे एक काव्य पंक्ति से पहचाना जा सकता है। वे लीक पर कभी नहीं चलते तथा नए ठाठ से नई राह पर कदम धर दिया है। ख्वाह टालना हमने बंद कर दिया है। सन्नाटा गिरगिट, सांप, खंडहर, पहाड़, मैदान सभी का अंतरंग स्पर्श वे कर सकते हैं। वे सन्नाटा और खंडहर पर भी मजे से कविता लिख सकते हैं। देखिए, मैं सन्नाटा हूँ फिर भी बोल रहा हूँ, मैं शांत बहुत हूँ फिर भी डोल रहा हूँ। सपाट बयानी को कविता बना देना चुनौती होता है, पर भवानी प्रसाद मिश्र ने उसे कविता बना देने में सक्षम रहे हैं। सतपुड़ा के जंगल कविता में उनकी यही वर्णन शक्ति काम करती है। वे कहते हैं, उतर कर बहते अनेकों कल कथा कहते, अनेकों नदी निर्झर और नाले, इन वनों ने गोद पाले लाख पंछी, 100 हिरंदल चांद के कितने किरंदल। लाख मतलब पंछी, 100 हिरंदल चांद के कितने किरंदल, झूमते वन फूल फलियां, खिल रही अज्ञात कलियां। ठीक, इस काव्य शिल्प की सपाट बयानी में प्रयोग के स्तर पर विशेष बात यह है कि कवि भाव भूमि पर प्रकृति चित्रण, लोक गीतों का प्रयोग और प्रचलित लोक धुनों की ओर विशेष उन्मुख रहता है। यह उनकी महत्वपूर्ण प्रवृत्तिगत उपलब्धि भी कही जा सकती है। देखिए, मंगल वर्षा की कुछ पंक्ति। पी के फूटे आज प्यार से पानी बरसारी, हरियाली छा गई हमारे सावन सरसारी, फर फर उड़ी फुहार अलकहल मोती छाएरी, खड़ी खेत के बीच किसानिन कजरी गाएरी, झर झर झरना झरे आज मन प्राण सिहराएरी, कौन जन्म के पुण्य की ऐसे शुभ दिन आएरी। ठीक, लोक मंगल की भाव संवेदना से कविता में रचने वाला उनका शिल्प ऐसा है कि उसे आसानी से किसी वाद के चौखट में फिट कर पाना मुश्किल काम है। उन्होंने लगातार अपने युग संघर्ष की बात कही है, पर सांचों को तोड़कर ही लिखा है। काव्य रूप
काव्य रूप प्रबंध और मुक्तक दोनों काव्य रूपों के प्रचलित सांचे को तोड़कर उन्होंने अपना नया काव्य सांचा निर्मित किया है। इनमें लोक शैली के गायन और संवाद के रूप मिलते हैं। सहज बयानी में वे उर्दू की कोई भी शैली उठा सकते हैं। उनकी रचना बातचीत की लय में बन जाती है। देखिए वे कहते हैं, दर्ज जब घिरे बहाना करो, ना करो, हंसो खेलो मस्ती के संग, दर्द को लगे कि यह क्या ढंग, दर्द भीतर हैरान रहे, ओठ पर अपने गान रहे। ठीक, भवानी लोकगीतों के रूप में सामूहिक प्रार्थनाएं लिखते हैं। स्वाधीनता आंदोलन की निर्भय भाव भरी प्रभात फेरिया गाते हैं। वे कहते हैं, अगर गा न पाए तो हल्ला करेंगे, इस हल्ले में मौत आए गई तो मरेंगे। लोकगीत और प्रगीत दोनों ही भवानी प्रसाद मिश्र की कलम से नया संस्कार पाकर मजते और चमकते उठते हैं। उनकी कविताएं माली की कैंची से काट कर नहीं संवारी गई है, न वे कटे छटे कला गीत है। वन पर्वत पहाड़ खंडहर नदी की कछोरों में अपने आप उगने वाले पेड़ पौधों लताओं की भांति वे जन्मे हैं। वन सौंदर्य की अकृत्रिम आभा ही इन गीतों का राग रंग है। गीत परोस त्रिकाल संध्या, तूस की आग, नील रेखा तक जैसे संग्रहों में ऐसे अनेक गीत हैं। नई कविता में कथात्मक प्रबंध को तोड़कर लंबी कविता लिखने का चलन हुआ। भवानी प्रसाद मिश्र ने शब्दों के तल्प पर सतपुड़ा के जंगल, नीली रेखा तक, जिंदगी की धार में, जलवा चीजों का जैसी लंबी विचार कविताएं लिखी है। यह मूलतः यह कविताएं नाटकी एकालाप हैं, जिनमें संरचनात्मक अन्विति की अंतर योजना है। छोटे छोटे भावगीत लिखने में भवानी प्रसाद मिश्र का मन बहुत रमता है। उन्हें तनकर कहने में दिलचस्पी रहती है। देखिए वे कहते हैं, सहो और बेहतर बातों के लिए रहो। उनका एकमात्र प्रबंध काव्य कालजयी है। इसे अशोक की कथा पर आधारित ऐतिहासिक काव्य या खंड काव्य भी कहा जा सकता है, किंतु इसमें पुराने प्रबंध काव्य की क्रमबद्ध कड़ियां तोड़ दी गई है। नतीजा यह हुआ है कि इसे भी परंपरागत प्रबंध काव्य नहीं कहा जा सकता। कवि की मूल प्रतिज्ञा यह रही है कि वह काव्यों को लेकर लकीर का फकीर नहीं बनना चाहता। फलतः वह अनेक प्रकार के लोक रूपों और लयों से काव्य का ठाठ खड़ा करता है। ठीक, काव्य भाषा और सृजनात्मकता। अग्रज जी का यह कथन भवानी प्रसाद मिश्र की कविता पर एकदम खरा सिद्ध होता है। अग्रज जी कहते हैं, काव्य सबसे पहले है और सबसे अंत में भी यही बात बच जाती है कि काव्य शब्द है। सारे कवि का धर्म इसी परिभाषा से निश्चित होते हैं। शब्द का ज्ञान, शब्द की अर्थवत्ता की सही पकड़ ही कृतिकार को कृति बनाता है। ध्वनि, लय, छंद आदि के सभी प्रश्न इसी से निकलते हैं और इसी में विलय होते हैं। इतना ही नहीं, सारे सामाजिक संदर्भ भी यहीं से निकलते हैं। ठीक, सीढ़ियों पर धूप की भूमिका में अज्ञे ने उपर्युक्त कथन कहा है। ध्यान देने की बात यह है कि भवानी प्रसाद मिश्र ने शब्द साधना को हर कीमत पर बनाए रखा है। उनकी प्रतिज्ञा रही है, वे कहते हैं, शब्दों का सही उपयोग योग है और कल्याणकारी है योग की तरह। शब्द का मनमाना उपयोग भोग है और विनाशकारी है भोग की तरह। ठीक, कहना ना होगा कि शब्द की आत्मा और ध्वनि की सही पकड़ को लेकर भवानी प्रसाद
ने सृजन कर्म किया है। उनके शब्दों ने अपनी ताकत से नाराज अंग्रेज पर चोट की है और धूप पानी तूफान को आराम से झेला है। देखिए कहते हैं, वाणी को बुनने में कंकर के चुनने में केवल स्वभाव है, चुनने का चाव है। ठीक, मिश्र जी ने मतलब मिश्र जी के काव्य कथन उनकी काव्य भाषा की विशेषता स्वतः कह देते हैं। देखिए एक दो पंक्ति और देखिए। प्रथम उदाहरण, अभिवैन अभिवान अभिवानों के सिलसिले। दूसरा उदाहरण देखिए, यानी मैं और मेरे शब्द अलग अलग नहीं हैं, एक हैं, मैं सिर्फ उन्हें बतरूं नहीं उन्हें जीऊं, बटोरूं नहीं उन्हें जीऊं। ठीक, बटोरना वही से बटोरू बना दिए हैं। ठीक, जो झाड़ू लगाकर संग्रहित किया जाता है बटोरना, उसी को। तीसरा उदाहरण है, कलम अपनी साथ और मन की बात बिल्कुल ठीक कह एकाद, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और इसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख, चीज ऐसी दे कि जिसका स्वाद सिर पर चढ़ जाए, बीज ऐसा वो कि जिसकी बेल बन बढ़ जाए, फल लगे ऐसे कि सुख रस सार और समर्थ, प्राण संचारी की शोभा भर न जिसका अर्थ। सवाल यह है कि जो आग छिपी है शब्दों में, उससे हम इस अंधेरी रात में सुलगा सकते हैं कि नहीं। ठीक, भवानी प्रसाद मिश्र शब्दों की कुटिया शब्दों की कुटिया में ऐसे समाधिस्थ रहे हैं कि उनकी 4 दशकों की रचना यात्रा के शब्दों में भावों की लपट उठा दी है। उनकी काव्य भाषा में एक ऐसी सृजनशीलता उत्पन्न हुई है कि वह शब्द ब्रह्म की भारतीय अवधारणा को साकार करती है। उनकी काव्य भाषा सबसे पहले एक आत्मीय संवाद है, बातचीत का भरोसामंद तरीका है, एक ऐसी शैली है जिसका लहजा केवल उनका है। बुनी हुई रस्सी 1971 की भूमिका में उन्होंने लिखा है कि लिखने में आविष्कार मेरा बोलना है, मैं जो लिखता हूँ उसे जब बोल कर देखता हूँ और बोली उसमें बजती नहीं है तो मैं पंक्तियों को हिलाता डुलाता हूँ। बोलचाल की हिंदी ही मेरी ताकत है। ठीक, वास्तविकता यह है कि बोलचाल की इस ताकत का वे पूरी कभी शक्ति से उपयोग करते हैं। उनकी भाव मुद्रा कभी संबोधन की है, कभी प्रश्नानुकूलता की है, कभी बच्चे सी भोली सहजता भरी है, कभी व्यंग की चुटकी है और क्रोक्ति की चोट है, कभी मजाक में भी गहरी अर्थध्वनि की मार है। यह काव्य भाषा गद्य भाषा के एकदम निकट है। जी हाँ हुजूर, यानी कि देखो बोली करो चाहिए जैसे प्रयोगों की कविता के बीच में सीधी उपस्थिति है। भाषा में अमूर्त को मूर्त करने की सृजन शक्ति है। नाटकीयता, सपाट बयानी, कथन का बांकपन और एक व्यापक आत्मीयता से यह काव्य भाषा निर्मित है। उनके वाक्य कभी शेर की अदा में पूंछ उठाकर चलते हैं, कभी हिरण की छलांग मारते हैं, कभी बिल्ली की भांति चुपके चुपके सधे पांव शिकार पकड़ते हैं, कभी नर्मदा की धार की तरह गति पाते हैं, कभी कमल की तरह खिल उठते हैं, मतलब खिल जाते हैं। इसलिए उनकी कविताएं पढ़ने से ज़्यादा सुनने गाने में मजा देती है। बोलचाल की भाषा में गहन गंभीर बात कह जाना उनका काव्य भाषा की प्रमुख विशेषता है। उनके काव्य भाषा की प्रमुख विशेषता है। छायावाद के कवियों के पास भाषा का यह सहज संसार न था, पर प्रगतिवाद के पास सहजता के नाम पर एक ईमानदार संकल्प था। इसी सहज भाषा की लोकमय धारा को भवानी प्रसाद मिश्र ने आगे बढ़ाया। उनकी तथा केदारनाथ अग्रवाल की काव्य भाषा में एकदम अद्भुत साम्य है। ठीक, एक अद्भुत साम्य है केदारनाथ अग्रवाल और भवानी प्रसाद मिश्र की काव्य भाषा में। ठीक, दोनों बोलचाल की लोक भाषा से कविता को दोहराते हैं।
चूंकि दोनों का अनुभव स्पष्ट है, दोनों की भाषा में स्पष्टता, क्लिष्टता, उलझावना ही है, फिर भी भवानी की काव्य भाषा में शब्दों की नर्मदा प्रवाहित है। तत्सम शब्दों देशज सभी प्रकार के शब्द रगड़ खाकर उनकी काव्यात्मकता में चमक उठते हैं। उनकी अर्थदीप्ति में अभिधा का मनोरम जगत है और लक्षणा व्यंजना का चमत्कार भी। कभी विक्षोभ, विद्रोह और प्रवाह की भाषा, तो कभी भाषा की धूप चांदनी का आधार भरा दुलार, प्यार भरा दुलार घोषित है। और घोषित तौर पर उनकी कविता जन सामान्य की व्यथा को वाणी देती है, उसी की भाषा में वाणी देती है। उनकी कथनी करनी एक है। ठीक, यह काव्य भाषा अपनी काव्य संवेदना में हृदय स्पर्शी एवं गीतात्मक है। उनमें तुक और लय का मोहक जादू है और ये अप्रचलित जटिल दार्शनिक संकल्पना वाले शब्दों का निषेध है। बिना कोश की सहायता से यह भाषा समझ में आती है। इस काव्य भाषा की संप्रेषणीयता को हिंदी के सभी आलोचकों ने एक मत से सराहा है। सार संक्षेप यह है कि उनकी भाषा की सपाट बयानी कविता में विशेष स्वाद देती है और मिठास का स्वर पाठकों के प्राणों में प्यार का उद्वेलन भर देता है। काव्य प्रतीक और काव्य बिंब। काव्य प्रतीक और काव्य बिंब। काव्य प्रतीक और काव्य बिंब। छायावोत्तर काल में राजनीतिक सामाजिक परिवेश के बदलाव से कविता के भीतरी और बाहरी ढांचों में भारी परिवर्तन हुआ है। भवानी प्रसाद मिश्र ने अपने देश और काल की इस चेतना को मतलब बातचीत की लय से पकड़ा है। इस बातचीत की लय का आत्मीय संवाद ही उनकी अभिव्यक्ति की खोज है। इसकी खोज की ताकत से उन्होंने भाषा की गठन, उसकी प्रतीक योजना को बदला है। इन प्रतीकों ने गुस्सा, खींच, भय, आतंक, संतुलन, विसंगति, विद्रुपता और अवसाद आदि अमूर्त भावों को मूर्त करने का प्रयास किया है। प्रायः मिश्र जी ने प्रकृति के प्रतीकों से अपना विपरीत अर्थ स्पष्ट किया है। उनके प्रिय प्रतीकों में कमल, नर्मदा, जंगल, शेर, चीता, बादल, कोकिल, बसंत, पौधे, पेड़ पौधे, फूल, बच्चे, खेतिहर, किसान हैं। ऐतिहासिक व्यक्तियों में अशोक, गांधी को बार बार मानवता का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतीक के अर्थ में लाते हैं। झंडा, खादी, चरखा, चंदन, आकाश आदि सत्याग्रह युग के प्रतीक बार बार आए हैं। हो गया झंडा हमारा तय, हमें कोई अब नहीं है भय। ठीक, कविता में तिरंगा झंडा पूरी शक्ति एवं मर्यादा से आता है, पर नदी के प्रतीक सांस्कृतिक परंपरा के प्रतीक बनकर जाते हैं। इन प्राकृतिक, ऐतिहासिक, पौराणिक और राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रतीकों ने उनकी काव्य भाषा में अर्थ, ध्वनि की गहनता, गरिमा और उदात्तता पैदा की है। इस सृजन में काव्यबिंब डाल पर फूल की तरह सहजता से खिलते हैं, पर उनके प्रति भवानी के कवि का कोई अतिरिक्त मोह नहीं है। वे सबसे ज्यादा ध्यान बिंब पर केंद्रित न करके भाव के पारदर्शी संप्रेषण व्यापार पर देते हैं। अपने पाठक से हृदय संवाद करते हुए वे छायावादियों की भांति चित्रमोह में नहीं पड़ते। अनायास ही वे सन्नाटा का बिंब ला सकते हैं। नींद में ऊँघते सतपुड़ा के जंगल, नर्मदा के गति बिंब भी आज़ादी के बाद के मोह भंग को वे शब्द बिंबों में आंक सकते हैं। जैसे बंद गलियों में कहीं बच्चे खड़े हैं, हाय रे बचपन तलक सुख से न बीता। जी, लोगों ने तो बेच दिया ईमान। चौथा देखिए उदाहरण, फूल लाया हूँ कमल के, क्या करूँ इनका। ठीक, पांचवा उदाहरण देखिए, आप सभ्य हैं क्योंकि धान से भरी है आपकी कोठी। छठवां है, मैं असभ्य हूँ क्यों चीर कर धरती धान उगाता, क्योंकि चीर कर धरती धान उगाता इसलिए सभ्य हूँ। इन बिंबों में समय और समाज की व्यथा कथा का पूरा संदर्भ बोल रहा है। बिखरे बिंबों की एक माला उनकी कविता में रहती है। इस दृष्टि से गीत फरोश, सन्नाटा, प्रलय, सतपुड़ा के जंगल, मंगल वर्षा जैसी कविताएं विशेष उल्लेखनीय है। हमारी इंद्रिय संवेदना को अपने मर्म से पकड़ने वाली कविता उन्होंने अधिक लिखी है। यथा उदाहरण देखिए, बूंद टपकती एक नभ से,
किसी ने झुककर झरोके से किसी की जैसे हंस दिया हो, हंस रही सी आंख से जैसे किसी को कस दिया हो। ठीक, अनुभव और अनुभूति के सरल तरल बिंब उनकी कविता की शक्ति है। ग्रामीण संवेदना के ताजे बिंब अर्थ दीप्ति की गति से भरे हैं। अमूर्त, अगोचर और अलौकिक अनुभूति की बात वे कम करते हैं। वे मूर्त जीवन जगत के व्यापार को काव्यात्मक बिंब में उजागर करते हैं, पर उनकी कविता बिंब का पर्याय नहीं। सपाट बयानी में भी वे अपनी बात खुलकर कह लेते हैं। बोलचाल की लय शक्ति के कारण उनकी कविताएं जनता में प्रसिद्ध रही है। लय और छंद भवानी प्रसाद की लय और छंद। प्रायः भवानी प्रसाद मिश्र ने तुकांत छंद में रचना की है, पर मुक्त छंद का अभ्यास भी उन्हें अच्छा है। उनके छंद भाव को आकार देते हैं, वाक्य को तराशते हैं और तुक अर्थ को संवारते हैं। इसलिए जिसे तुकबंदी करना कहते हैं वह काम वे कभी नहीं करते। तुक को भाव संगीत ध्वनि संगीत की आंतरिकता के लिए ठीक से मिलाते हैं। और जैसे घर की याद कविता की दो काव्य पंक्ति देखी जा सकती है। देखिए, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। यहाँ बुढ़ापा और व्यापा का लाना मात्र तुक मिलाने के लिए नहीं किया गया, फलतः दोनों तुकों ने अर्थ प्रकाश किया है। इस अर्थ लय की सिद्धि भी कहा जा सकता है। इस अर्थ लय की सिद्धि भी कहा जा सकता है। यह लय भाव वैचित्र्य से रमणीयता में ढाली गई है और उपमान योजना चंद्र सूर्य नर्मदा संत आदि ने इसमें भाव प्रसार किया है। भवानी प्रसाद के काव्य में शास्त्रीय विधान की प्राचीन छंद खोजने पर भी नहीं मिलते। उन पर प्राचीन छंदों की महिमा का आतंक कभी नहीं रहा। माखनलाल चतुर्वेदी की भांति वे लोक जीवन की लोक लय को लेकर अपना छंद गढ़ते हैं। उनके गीतों में कजरी, मल्हार, आल्हा, लावनी जैसे लोक रागों की रागनियां निर्झर की भांति स्वतः फूटती हैं। कभी कभार बंगला का प्यार छंद सन्नाटा जैसे कविता में चमक छोड़ता है, पर अन्य कविताओं के लिए लय छंद का अन्वेषण वे स्वयं करते रहे हैं। राही नहीं, राहों के अन्वेषी हैं जैसा प्रयोग उनके लिए बड़े बेधड़क किया जा सकता है। रचना की लयात्मकता, सहजता, भावगति, तीव्रता, प्रखरता, कलात्मकता को कैसे चमका देती है, यह कला भवानी प्रसाद मिश्र की अपनी विशिष्ट है, जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य शिल्प की विशेषताओं पर 5 पंक्ति आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग काव्य वाचन और संदर्भ सहित व्याख्या देखेंगे। ठीक, काव्य वाचन। कमल के फूल लाया हूं कमल के, क्या करूं इनका पसारे आप आंचल, छोड़ दूं हो जाए जी हल्का। किंतु होगा क्या कमल के फूल का, कुछ नहीं होता किसी के भूल का। मेरी की तेरी हो ये कमल के फूल केवल भूल है, भूल से आंचल भरूं ना गोद में इनका संभाले मैं वजन इनके मरूं ना। ये कमल के फूल लेकिन मानसर के फूल हैं, मानसर के हैं। इन्हें हूँ बीच से लाया, न समझो तीर पर के हैं। भूल भी यही है, अछूती भूल है, मानसर वाले कमल के फूल हैं। गीत फरोश की कुछ पंक्ति देखिए। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी माल देखिए दाम बताऊंगा। जी माल देखिए दाम बताऊंगा, बेकाम नहीं है काम बताऊंगा। कुछ गीत लिखते हैं मस्ती में मैं,
कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। यह गीत सख्त सर्द दर्द भुलाएगा, यह गीत पिया को पास बुलाएगा। जी पहले कुछ दिन शर्म लगेगी मुझको, पर पीछे पीछे अक्ल जगेगी मुझको। जी लोग ने तो बेच दिए ईमान, जी आप न हूँ सुनकर ज़्यादा हैरान। मैं सोच समझकर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। जी हाँ हजूर मैं गीत बेचता हूँ। यह गीत सुबह का है गाकर देखें, यह गीत गजब का है ढाकर देखें। यह गीत जरा सुने में लिखा था, यह गीत वहाँ पुणे में लिखा था। यह गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है, यह गीत बढ़ाए से बढ़ जाता है। यह गीत भूख और प्यास भगाता है। जी यह मन में भूत जगाता है, यह मसान में भूत जगाता है। यह गीत भुलावनी है हवा हुजूर, यह गीत तपेदिक की है दवा हुजूर। मैं सीधे सादे और अटपटे गीत बेचता हूँ। जी हाँ हजूर मैं गीत बेचता हूँ। जी और गीत भी है दिखाता हूँ। जी सुनना चाहें आप तो गाता हूँ। जी छंद और बेछंद पसंद करें, जी अमर गीत और वे जो तुरंत मरें ना। बुरा मानने को इसमें क्या बात, मैं पास रखे हूँ कलम और दवात, इसमें से भाए नहीं नए लिख दूँ। जी नए चाहिए नहीं गए लिख दूँ। इन दिनों की दुहार है कवि धंधा हैं दोनों चीज व्यस्त कलम कंधा। कुछ घंटे लिखने के कुछ फेरी के, जी दाम नहीं लूँगा इस देरी के। मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ। जी हाँ हजूर मैं गीत बेचता हूँ। जी गीत जन्म का लिखूँ मरने का लिखूँ, जी गीत जीत का लिखूँ शर्म का लिखूँ। यह गीत रेशमी है, यह गीत खादी का, यह गीत पित्त का है, यह वादी का। कुछ और डिजाइन भी है ये इल्मी, यह चीज़ें लीजिए चलती चीज़ नई फिल्म। यह सोच सोच कर मर जाने का गीत, यह दुकान से घर जाने का गीत। जी नहीं दिल लगी कि इसमें क्या बात, मैं लिखता ही तो रहता हूँ दिन रात, तो तरह तरह के बन जाते हैं गीत। जी उठ उठ कर मन जाते हैं गीत। जी बहुत देर लग गया हटाता हूँ, गाहक की मर्जी अच्छा जाता हूँ। मैं बिल्कुल अंतिम और दिखाता हूँ, या भीतर जाकर पूछ आइए आप। है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप, क्या करूँ मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूँ। जी हाँ हजूर मैं गीत बेचता हूँ। ठीक संदर्भ सहित व्याख्या देखिए दोनों कविताओं की। फूल उद्धरण। फूल लाया हूँ कमल के, क्या करूँ इनका पसारे आप यहाँ चल छोड़ दूँ हो जाए जी हल्का। किंतु होगा क्या कमल के फूल का, कुछ नहीं होता किसी के भूल का। मेरी कि तेरी हो एक कमल के फूल केवल फूल हैं, भूल से आंचल भरूँ ना गोद में इनका संभाले मैं वजन इनके करूँ ना। एक कमल के फूल लेकिन मानसर के हैं, इन्हें हूँ बीच से लाया न समझो तीर के हैं। ठीक रचना का नाम संदर्भ में देखेंगे, रचनाकार का नाम देखेंगे, रचना के विषय देखेंगे। ठीक प्रसंग देखिए, प्रसंग हम लोग देखते हैं आगे बढ़ते हैं सीधे। प्रसंग भवानी प्रसाद मिश्र ने मानवीय आस्था परक मूल्यों पर कविताएं लिखी है। उनकी काव्य संवेदना
में वनस्पति जगत की चेतना का आदर है। वे मानव तथा प्रकृति के तदाकार भाव के प्रति समर्पित रहे हैं। प्रकृति के भावों का उत्तमांश है फूल। फूल ही भारतीय परंपरा के मूल भावों का आंतरिक संस्कार रहे हैं। उसी संस्कार से जोड़ते हुए उन्होंने यह मंगलाचरण लिखा है। व्याख्या देखिए, कवि कहना चाहता है कि मैं अपनी भावनाओं को कमल के फूल के रूप में मानव को देना चाहता हूँ। इन कमल के फूलों को प्राप्त करने के लिए मैंने मानसर की गहराई में प्रवेश किया, हर जोखिम उठाकर इन्हें लाया हूँ। इन्हें मैंने किनारे से नहीं, बीच में धंस कर प्राप्त किया है। यदि मतलब बीच में डुबकी लगाकर, यदि इन फूलों का लाना एक भूल भी मानी जाती है तो भी यह भूल अनुपम है, कारण यह भूल कवि के मन के पूरे भावबोध का अनिवार्य हिस्सा रही है। यहाँ ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ये कमल के फूल हृदय के मान सरोवर के भीतर डूबकर तोड़े गए हैं। ठीक, विशेषता देखिए इस कविता की। कमल का फूल भारतीय परंपरा के में सर्वाधिक आदर और समर्पण का भाव व्यक्त करता रहा है। हमारी पूरी जाति चेतना के मिथक कमल के से पटे पड़े हैं। कमल विष्णु की एक आंख है। विष्णु कमलों से ही माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। इस मंगलाचरण को कवि ने दूसरा तारसप्तक 1951 में, जिसके संपादक थे अज्ञे के सहयोगी संकलन में, प्रथम कविता के रूप में संकलित किया गया था। यहाँ कवि ने देवता की वंदना नहीं की, अपितु मानव की महिमा के लिए वस्तु निर्देशात्मक रूप को व्यक्त किया। मान सरोवर भारतीय मिथक परंपरा में वह पवित्र जल का निर्मल सरोवर है जिसमें हंस मोती चुगते हैं और ज्ञानी का ज्ञान कमल ही खिलता है। कमल प्रतीक है भाव की उज्ज्वलता का, आंतरिक अनुभूति के संस्कार का, फलतः यह सांस्कृतिक प्रतीक है। पूरा पद्य खंड ऐसे काव्यात्मक बिंब को जन्म देता है जो प्रार्थना की भाव मुद्रा को मूर्त करता है। ठीक, छठा विशेषता देखिए, इन्हें धंस बीच से लाया। काव्य पंक्ति कवि संघर्ष या कवि कर्म के संघर्ष तथा अनुभूति की ईमानदारी का संकेत देती है। ठीक, अब उद्धरण देखिए। जी हाँ हजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी माल देखिए, दाम बताऊँगा, बेकाम नहीं काम बताऊँगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैं, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैं। यह गीत सख्त सरदर्द भुलाएगा, यह गीत पिया के को पास बुलाएगा। ठीक, इस का भी संदर्भ देख लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा, प्रसंग में यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। संदर्भ लिखने में तो कोई समस्या होगी नहीं। गीत फरोश कविता भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य व्यक्तित्व की को परिभाषित करती है। जीवन की जटिल स्थितियों के कारण कवि कर्म कठिन हो गया। इतना ही नहीं पूंजीवादी व्यवसायी युग में हर चीज बिकाऊ हो गई। तीखे व्यंग का यह कविता उदाहरण है। इस कविता में प्रस्तुत यह स्थिति है कि कवि को कैसे जीने के लिए गीत बेचैन वाला बन जाना पड़ा। ऐसी हालात के अभिव्यक्त करने के कारण यह गीत कला और समाज दोनों पर व्यंग है। देखिए व्याख्या, कवि कहता है कि परिस्थिति से लाचार होकर मुझे गीत बेचने वाला बनना पड़ा। मैं तरह तरह की अनेक दिलचस्प भावों कार्यों को करने वाले गीत बेचता हूँ। मैं हर किस्म के हर रंग के गीत बेचता हूँ। आप इन गीतों को छांट कर पसंद करें, फिर मैं कीमत बताऊंगा या मांगूंगा। इनका दाम अधिक नहीं लूँगा। वे गीत निरर्थक नहीं है, इनका सार्थक होना भी बताऊंगा। मैं कुछ गीत आनंद और जीवन के उल्लास में लिखे हैं और कुछ गीत मुझे निराशा और अवसाद पराजय की मन स्थिति में लिखने पड़े हैं, किंतु मेरे गीतों का उद्देश्य मानव की भीतरी तकलीफों को कम करना, तनाव को कम करना, मसलन सिर दर्द भगाकर चैन देना। गीतों में
से प्रीतम को प्रिया के पास लाना रहा है। जाहिर तौर पर मैंने अभाव को हटाकर भाव की स्थिति के लिए सृजन कर्म किया है। अतः मेरे गीतों का कार्य जन जीवन की लोक मंगल की ओर ले जाना है। ठीक, इस कविता की गीत प्रोज की देखिए विशेषता, 6-7 विशेषताएं हम लोगों देखेंगे, 7-8 विशेषताएं। पहली विशेषता देखिए, गीत परोस एक ऐसी प्रसिद्ध कविता है जिसमें कवि को अपार लोकप्रियता प्रदान की है। कवि को अपार लोकप्रियता प्रदान की है। इस कविता ने गंभीरता को निहायत सरल सहज ढंग से अभिव्यक्त करने का एक नया ढंग इजाद किया है। यह एक नया प्रयोग है काव्य तकनीकी और कवि कर्म की फर्क का। इस शैली की हिंदी में यह अकेली ही कविता है। इस कविता का व्यंग कवि की टोन या लहजे में है और गीतीय बेचने वाले की लाचारी का कारण भी दिया गया है। तीसरी विशेषता है, गरीबी से तंग आकर कुछ दिनों तक मिश्र जी ने पूना फिल्म इंस्टीट्यूट के लिए गीत लिखकर बेचे थे। उन्हें यह स्थिति असहनीय लगती थी। इस कविता में उसी का व्यथा यथार्थ चित्र है। पांचवी विशेषता है कि कविता पर भाव एवं भाषा की क्लिष्टता का दोष लगाया जाता है, पर इस कविता के भावों को व्यक्त करने वाले प्रतीक बिंब मस्ती पस्ती एकदम स्पष्ट एवं सरल है। छठा विशेषता है, काव्य का प्रयोजन है। आनंद और भाव पुरस्कार आत्म विस्तार कवि लोक संवेदना से अपनी व्यथा को आत्म प्रसार की ओर मोड़ देता है। कविता की इस विश्वदृष्टि ने उसे विशिष्ट बनाया है। सातवां विशेषता है, यह व्यंग भी है। जब कला बेचनी पड़े और उसके लिए गीतकार को झटकना पड़े तो समझना चाहिए कि संस्कृति खतरे में है। आठवीं विशेषता है, यह कविता भाव है और लय के कारण पढ़ने और गाने का मधुर सौंदर्य प्रस्तुत करती है तथा काव्य भाषा की सहज सृजनात्मकता का मॉडल भी सामने लाती है। कविता तनाव की ऊर्जा से जन्मती है। वह कवि के मानस का मूल्यवान अंश है। उसे बेचने में कष्ट होता है क्योंकि वह अनुभव की कन्या है। देखिए अगला पंक्ति, जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर पीछे पीछे अक्ल जगी मुझको। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान। जी आप न हो सुनकर ज़्यादा हैरान, मैं सोच समझकर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। यह गीत सुबह का है, गाकर देखें। यह गीत गजब का है, ढाकर देखें। यह गीत जरा सुने में लिखा है, जरा सुने में लिखा था। यह गीत वहाँ पुणे में लिखा था। यह गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है। यह गीत बढ़ाए से बढ़ जाता है। यह गीत भूख और प्यास भगाता है। जी वह मसान में भूत जगाता है। यह गीत भुवाली है कि है हवा हुजूर। यह गीत तपेदिक की है दवा हुजूर। मैं सीधे साधे और अटपटे गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। गीत परोस कविता भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य व्यक्तित्व को परिभाषित करती है। जीवन की जटिल स्थिति के कारण कवि कर्म कठिन हो गया। पूंजीवादी व्यवसायी युग में हर चीज़ बिकाऊ हो गई। तीखे व्यंग का महत्व उदाहरण इस कविता में यह स्थिति है कि कवि को जीने के लिए गीत बेचने वाला बन जाना पड़ा। ऐसी हालत के कारण यह कविता कला और समाज दोनों पर व्यंग है। देखिए व्याख्या में, कवि अपनी मनोव्यथा को व्यक्त करता हुआ कहता है कि शुरू में तो मुझे गीत बेचने में बेहद लज्जा का अनुभव हुआ। मुझे बराबर लगता रहा कि कोई अपने अंतर्गत के संवेदनाओं को भी क्या बेच सकता है। कविता तो आत्मदान की वस्तु है। वह व्यापार या नफा कमाने की चीज नहीं है। उसे बाजार की वस्तु बनाना, उसके मूल को गिराना है। किंतु
कुछ दिन बाद मुझे अक्ल आई कि इस देश में लोग अपना ईमान या चरित्र बेच रहे हैं। उन्हें किसी भी बुरे काम पर पश्चाताप नहीं होता। इस बार गलत काम पर लोग आदर्श का बर्क चढ़ा देते हैं और पैसा कमाने के नाम पर अंधे होकर कुछ भी कर सकते हैं। देश में मूल्यों का यह अंधापन सब जगह व्याप्त हो गया है। इसलिए जो लोग ईमान बेचने की बात सुनकर हैरानी जताते हैं या आश्चर्य करने की का नाटक करते हैं, उनकी कलई खुल गई है। अब मैं इस व्यक्तिवादी भोगवादी समाज की नज्म पहचान चुका हूँ। मुझे पता है कि गीत बेचना बुरा नहीं है। खूब सोच समझकर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ, गीत बेचकर यही जीवन यापन हो सके तो हर्ज क्या है। गीत बेचकर यदि जीवन यापन हो सके तो हर्ज क्या है। ठीक, इस पंक्ति की विशेषता देखिए। कविता में मूल व्यंग उस पूंजीवादी सामंतवादी व्यवस्था पर है जिसमें लोगों ने तो बेच दिए ईमान की हालात पहुंच चुकी है। देशभक्ति मानव सेवा का उपदेश देने वाले लोग देश को लूट रहे हैं। रचना कर्म में प्रवृत्त होने वाला रचनाकार क्या करे जब चारों ओर अंधता फैली हो, मतलब मूल्य धंधता फैली हो। विवश होकर उसे कला को बाजार देना पड़ता है। कवि तीसरी विशेषता है, कवि का गांधी विचार दर्शन अपने समय की विसंगति और विडंबना पर निर्भरता से बेच दिए ईमान का दर्द कह देता है। पूरी स्थिति का यह भयावह बिंब है। चौथा विशेषता है इसकी कि ईमान बेचने का अर्थ संदर्भ भारतेंदु के नाटक के जातवाला की याद दिलाता है, जो टके के लिए जात बेचने को तैयार है। आर्थिक मूल्यों की प्रधानता वाले समाज में हर वस्तु बिकाऊ हो जाती है। क्यों? भवानी प्रसाद मिश्र और भारतेंदु की चिंता इस विचार बिंदु पर एक हो गई है। पांचवी विशेषता है इस कविता की आधुनिक समाज की विषम परिस्थितियों पर यह कविता सटीक टिप्पणी करती है। भारतेंदु के नाटक अंधेर नगरी में चूरन और चने बेचने वालों के लटकों और बोलियों का सृजनात्मक उपयोग है। गीत फरोश में दवा मेवा ईमान फरोशों की बोली लहजे और लटकों को कविता में ढाल दिया जाता है। प्रयोग के स्तर पर कवि ने बोलचाल की शब्दावली से भी ज़्यादा बोली के लहजे को चुना है। मूल्यांकन देख लीजिए भवानी प्रसाद मिश्र की। छायावदोत्तर हिंदी कविता में भवानी प्रसाद मिश्र को संतों की लोक जागरण परंपरा में रखकर ही परखा जा सकता है। उनका कवि कर्म कबीर से मिलता है। सत्य कहने के लिए वे हर तरह का जोखिम उठाने को हर समय तैयार रहते हैं। व्यवस्था विरोध में उनका विद्रोही निर्भय रहता है। उनकी कविता का संकल्प यही रहा है कि शब्द को तलवार से ज्यादा पैना बनाना है। गांव के प्राणी की व्यथा को जन भाषा में अभिव्यक्त करना है। शब्द की रक्षा ही मानव की रक्षा है। वे कहते हैं शब्दकार को अगर जरूरत पड़े तो अपने शब्दों पर मरना चाहिए। नई कविता में गांधी विचार दर्शन में आस्था रखने वाले वे अकेले कवि हैं। उनकी कविता में कालिदास की प्रकृति संवेदना का नए भावबोध के साथ विस्तार एवं प्रसार है। सामाजिक विषमता अन्याय शोषण का चित्र करने में वे कभी पीछे नहीं रहते, पर उनकी कविता में पश्चिम की नकल नहीं है। ठेठ लोक लय की सृजनात्मकता है। लोक संवेदना और लोक वेदना को लोक भाषा में निर्भयता में अभिव्यक्ति देने वाला यह कवि अपने कवि कर्म में एकदम विशिष्ट है। भवानी प्रसाद मिश्र की काव्य सर्जना का अर्थ विधान और बिंब विधान कई स्तरों पर अपने समकालीनों से विशेषकर अज्ञे मुक्तिबोध शमशेर आदि से विशिष्ट और अलग दृष्टिगत होता है। वे समान आदमी की व्यथा को रचना की केंद्रीय संवेदना से उजागर करते हैं। इस सामान्य जन में गांव के किसान मजदूर की स्थितियों चिंताओं के यथार्थ चित्र है। आज़ादी के बाद मोहभंग भवानी प्रसाद मिश्र में स्पष्टता अभिव्यक्त होता है। प्रगति प्रयोग युग के अधिकतर रचनाकार वैचारिक स्तर पर साम्यवाद समाजवाद
के अधिक निकट रहे हैं, पर भवानी प्रसाद मिश्र ने एक निष्ठ आस्था के साथ खुले रूप में गांधी विचार दर्शन को व्यक्त किया है। बोलचाल की काव्य भाषा, प्रतीक, बिंदान, छंद, लय में भी उनका स्वर अलग सुनाई देता है। वे रूप विधानों से ज्यादा विषय वस्तु की महत्ता को स्थान देते हैं। वैचारिक स्तर पर अस्तित्ववाद, अलगाववाद के पश्चिमी दर्शन को अपनी कविता में भटकने तक नहीं देते। एक मत सहज गद्य विन्यास, बोलचाल का लहजा और छंदों का खनकता प्रयोग करते हैं। उनकी बुनियादी चिंताओं में भारतेंदु, निराला, केदारनाथ अग्रवाल की लोक परंपरा जीवंतता से धड़कती है। अपनी सृजनात्मक मौलिकता से उन्होंने नई कविता को नया काव्य मुहावरा दिया है। विचार, संदर्भ और शब्दावलियाँ देखिए। प्रभा माखनलाल चतुर्वेदी सन 1943 में खंडवा मध्य प्रदेश से निकालने वाली क्रांतिकारी विचारों की पत्रिका है। ठीक, कर्मवीर माखनलाल चतुर्वेदी निकालते थे। जबलपुर से 1919 में निकलने वाला पत्र है, क्रांतिकारी विचारों के लिए प्रसिद्ध था। सरस्वती भारतीय भाषा एवं साहित्य की अमर पत्रिका है। इसका संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लंबे समय तक किया। इस पत्रिका ने अनेक लेखक बनाए हैं। वर्ड्सवर्थ अंग्रेजी स्वतंत्रतावाद के कवि, जिनका जन्म 1770 में हुआ था, मृत्यु अर्थात स्वर्गवास 1850 में। लिरिकल वेलेड्रेस की भूमिका 1798 में लिखते हैं। इसकी भूमिका ने काव्य विषय तथा काव्य भाषा दोनों को लेकर नव्य अभिजात्यवादियों नित्य क्लासिकल पर निर्मम आक्रमण किया। सन 1800 में इसका दूसरा संस्करण आया है। अति भावुकता सेंटिमेंटलिज्म एक ऐसा खतरा है जिसमें भावुकता के अतिरेक से मानसिकता संतुलन नहीं रह पाता। रिचर्ड्स 1893 से 1979 ने भाषा के दो भेद किए हैं, वैज्ञानिक एवं रागात्मक भाषा। वैज्ञानिक भाषा का प्रयोग तथ्य कथन के लिए होता है तथा रागात्मक भाषा का भाव संचार के लिए। कलात्मक अनुभूति उस अनुभूति को कहते हैं जिसमें संगठन समान अनुभूतियों की तुलना में अधिक होता है। टी.एस. एलियट, जिसका जन्म 1888 में होता है और स्वर्गवास 1965 में, का मूर्त विधान सिद्धांत ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, भारतीय रस सिद्धांत का विभावन व्यापार है। कविगत भाव की अभिव्यक्ति का प्रधान और अनिवार्य साधन विभाव है। भाव के कारण को विभाव कहते हैं। नर्मदा मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध नदी है। यह क्वारी नदी है। इसकी गति और प्रवाह में अपार शक्ति है। माना जाता है कि परशुराम ने इसी के तट पर तपस्या की थी। ठीक, भवानी प्रसाद मिश्र को अध्ययन करने के लिए विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की जो पुस्तक है समकालीन हिंदी कविता, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से, उसको बहुत अनिवार्य रूप से संदर्भ ग्रंथ के रूप में देखा जा सकता है। इसी प्रकार कृष्णदत्त पिता वाल की भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संसार साहित्य निधि, ठीक, कृष्णनगर दिल्ली से है। प्रेम शंकर रघुवंशी की भवानी भाई, सरला प्रकाशन नई दिल्ली से। ठीक, तो इस प्रकार प्यारे साथियों, हम लोगों ने भवानी प्रसाद मिश्र का विस्तृत अध्ययन एवं अनुशीलन किया। तो आप सभी से साहित्यिक सहृदय सविनय निवेदन है कि यह वीडियो रिकॉर्डिंग मैं दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए किया हूँ। कृपया आप उन्हें शेयर कीजिए। शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आत्मिक आभार एवं बहुत बहुत धन्यवाद।